जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है पर्यावरण। पर्यावरण में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों? पर्यावरण में जैव विविधता का जो संरक्षण है, यानी जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जाता है, किस प्रकार संरक्षण दिया जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ा दिया, उसमें पूरे पर्यावरण में कैसे संरक्षित किया जाता है उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण, यानी बायोडाइवर्सिटी को कैसे संरक्षित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़े हैं तो पूरा हमारा पुराना वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने विधिवत बता दिया था कि जैव विविधता उसे कहते हैं जहाँ पर जीवों की अधिक मात्रा में विविधता पाई जाती हो, यानी जहाँ पर हर प्रकार के पशु पाए जाते हैं, हर प्रकार के पक्षियाँ पाई जाती हैं, या हर प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं, यानी जीवों की विविधता। अब दोस्तों, अगर जीवों की विविधता नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही जीव रहेंगे, तो वो दूसरे जीवों को कैसे खा पाएंगे? यानी वो भी जीव नहीं रह पाएगा। सपोज दैट अगर हम इंसान हैं, अगर जीना है तो सिर्फ हम दाल या चावल पे नहीं जी पाएंगे, हमें चाहिए होगा हर प्रकार के प्रोटीन और विटामिन चाहिए होगा, तभी हम जी पाएंगे। इसी प्रकार से हर पशु पक्षियों पर भी ये चीज़ लागू होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैव विविधता के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, पहले जैव विविधता के संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है। क्या विधि अपनाई जाती है दोस्तों? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक विधि होती है इन सीटू पद्धति और दूसरी होती है एक्स सीटू पद्धति। दोस्तों, इन सीटू पद्धति क्या है और एक्स सीटू पद्धति क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। इन सीटू पद्धति में यानी स्वस्थान पद्धति, इसमें क्या होता है कि हम जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसी को एक घेराव करके उसी में उसका संरक्षण करते हैं, उसी में उसका बचाव किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्वस्थान पद्धति, यानी इन सीटू पद्धति। ये बात समझ में आ गई दोस्तों? अब बात समझिएगा, एक सीटू पद्धति क्या होता है। एक सीटू पद्धति में क्या होता है, जैसे कोई अगर पशु पक्षी कोई बीमार है, रोगग्रस्त है, उसको हम दूसरी जगह से ले आकर किसी स्पेशल जगह पर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं बाह्य स्थान पद्धति। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के बाद उसका हम ट्रीटमेंट, उसका हम इलाज या उपचार करते हैं, उसे हम बोलते हैं बाह्य स्थान पद्धति। और जहाँ पर जो पशु पक्षी होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, अगर वो देखा जाए वो अगर विलुप्त होने वाले हैं, तो उनको हम उसी में घेराव कर देते हैं और वहीं पर जाकर उपचार करते हैं, उसको बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं स्वस्थान पद्धति। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं स्वस्थान पद्धति की। अभी बाह्य स्थान पद्धति नहीं पढ़ा रहे दोस्तों, हम स्वस्थान पद्धति पढ़ा रहे हैं और सीक्वेंस वाइज चलेंगे। दोस्तों, आज अगर हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, अगर उसको पढ़ लेंगे, दोबारा आप किसी चैनल पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर नहीं चलता हूँ, जब भी चलता हूँ, ताकि उसके बारे में जो भी चीज़ें आएँ वो मतलब आसानी से आपको मिल जाए। जैसे दोस्तों, अब बात करते हैं इन सीटू पद्धति। इन सीटू पद्धति में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इन सीटू पद्धति को हम 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं हम कि राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है और अभ्यारण्य में क्या फ़र्क होता है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। पहले समझिएगा राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क यह जैव विविधता का वह क्षेत्र है, यानी जैव विविधता का वह क्षेत्र है जहाँ पर मानव का प्रवेश वर्जित हो जाता है। यानी इस जगह पर जहाँ राष्ट्रीय उद्यान होता है, वहाँ पर यानी जो राष्ट्रीय पार्क होता है, वहाँ पर मानव का प्रवेश बिल्कुल वर्जित होता है, मानव यहाँ पर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, यानी ये पहला हो गया। अब बात समझिएगा, अब बात करते हैं जानवरों का शिकार वर्जित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सरकार द्वारा या एक अधिनियम द्वारा इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर कोई भी शिकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, वहाँ के जो जीव जंतु वो खुद का शिकार कर सकते हैं, दूसरे का शिकार कर सकते हैं। ये खुला तौर पे ये रहता है कि अगर शेर चाहे तो बकरी का शिकार कर सकता है, बाघ चाहे तो हिरन का शिकार कर सकता है, या फिर जो भी चिड़िया ईगल यानी चील चाहे तो किसी भी जीव जंतु का शिकार कर सकते हैं। इसके लिए पूरी खुली छूट रहती है, यानी इसको कहा जाता है स्वस्थान पद्धति। बात समझिएगा। अब देखिएगा, राष्ट्रीय पार्क में और क्या होता है दोस्तों, वृक्षों का कटाव वर्जित हो जाता है, यानी कि वृक्षों का कटाव नहीं हो पाता। यहाँ पर वृक्ष को काटेंगे वो कानूनन अपराध माना जाएगा। कहाँ पर? राष्ट्रीय पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में। पुष्प या पादपों का दोहन नहीं किया जा सकता। अगर आपको वहाँ जाने के मौका भी मिलता है तो कभी आप भूल कर भी वहाँ पर कोई पुष्प या कोई वृक्ष आपको अच्छा लगता है, उसकी पत्तियों को तोड़ने की भी कोशिश मत करिएगा। वो अधिनियम के तहत उल्लंघन हो जाएगा और उसके तहत आपको सजा भी हो सकती है और यहाँ तक कि आपको कुछ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और इसकी यानी राष्ट्रीय पार्क क्या है? यानी जैव विविधता का वह क्षेत्र जहाँ पर
वैज्ञानिक एवं शोध के लिए लाभकारी हो, यानी जहाँ पर वैज्ञानिक लोग या जो रिसर्च करते हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वो लोग अपना अपना वहाँ रिसर्च करते हैं जिससे कुछ नई चीज़ें मिल जाए उनको। तो दोस्तों ये होता है राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा चीज़ यहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 105 है, यानी वर्तमान समय में, मैं डेट बता दे रहा हूँ, आज का डेट लिख लीजिए आप लोग। अगर आपको ये डाउट हो कि सर पता नहीं कब का वीडियो बनाया है, तो ऐसा मत सोचिए। 2020 में, आज है अगस्त 2020 में, अगस्त 2020 तक कुल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है? 105। कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 105। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्क से लगभग हमेशा प्रश्न आता रहता है। जैसे आज ही के एग्जाम में देखिए, आज एग्जाम हुआ है BEO खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ है, जिसमें मानस के बारे में पूछा है, नामदफा के बारे में पूछा है। तो इन सब के बारे में पूछा है। दोस्तों क्या लाइन लगाने के लिए दिया गया है कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर, इस तरीके से दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को कई बार पूछा गया है। नोकरेक के बारे में पूछा है, अगस्त्यमलाई के बारे में पूछा है। तो यानी 4 पार्कों के बारे में पूछा है। अगर आप पार्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो आप रिप्लाई कैसे कर पाएंगे? आप एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, जब छूट जाएगा तो आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में कुल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है? 105। कब तक? 2020 तक। अब बात करते हैं हेमिस राष्ट्रीय पार्क, भारत का सबसे बड़ा पार्क है। अब हेमिस राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर? दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। दोस्तों सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं होता है, स्क्रीनशॉट तो लीजिए लास्ट में, लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोग बताते जाते हैं, अगर उसको भी आप थोड़ा नोट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आगे चल के मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा और यही बातें पुरानी याद रहेगी तो आपको याद हो जाता है। तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और यह पार्क जो है, यानी यह उद्यान क्या है? भारत का सबसे बड़ा पार्क है। दोस्तों याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा उद्यान है। और दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। 2 प्रश्न इससे हो गए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसके बारे में क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं दोस्तों, हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला पार्क है, यानी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों याद रखिएगा, हेली एक गवर्नर थे जिनका नाम था हेली, जो उत्तराखंड के गवर्नर थे। और दोस्तों उन्हीं के नाम पर यह नाम पड़ा था हेली राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1936 में। और दोस्तों याद रखिएगा, उसके बाद वर्ष 1954 में इसका नाम बदला, उसे कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद रामगंगा क्यों किया गया? क्योंकि रामगंगा नदी यहीं से बहती है। अब दोस्तों उसके बाद वर्ष 1957 में इसका नाम बदल के कर दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्यों किया गया? दोस्तों वर्ष 1875 में एक ब्रिटिश शासन में एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। वो क्या था? वो अपने 18 साल की उम्र से ही वो क्या करने लगा? पशु पक्षियों का मतलब शिकार करने लगा। शिकार कर करके खाता भी था, यहाँ तक कि उसे बाघखोर या फिर जंतुखोर भी कहा जाने लगा। तो इस वजह से उसका वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, किसके लिए? शिकार करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में अचानक एक परिवर्तन आया कि यार अगर इन सबको हम मार के खा जाएंगे तो फिर अचानक ये सब रहेंगे कहाँ? लोग कैसे जानेंगे कि हमारे देश में ढेर प्रकार की, यानी विभिन्न प्रकार की जीव जंतु या पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो वर्ष 1955 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसने क्या किया कि एक आरक्षित क्षेत्र बनाना शुरू किया और पशु पक्षियों को जो नहीं था वो दूसरी जगह से ला के उसमें डालना शुरू किया ताकि ये सब बचे रहें। तो वर्ष 1955 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करता है, सरकार ने क्या किया, उसी के नाम पर वर्ष 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया। इस प्रकार से उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों ये भारत के सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा। हेली नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो प्रश्न इससे ऐसे बन सकता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट या हेली। ठीक है, स्थापना 1936 और नाम कब बदल किया गया? 1957 में। उसके बाद उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। दोस्तों राज्य के स्तर पर भी आपको याद होना चाहिए, वो कंफ्यूज करेगा हम लोग। एग्जामिनर क्या करता है? हमको कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ऐसा तो नहीं रट्टा मार के चला आया है, समझ के नहीं आया है। अब हम सोचेंगे यार उत्तराखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला राष्ट्रीय पार्क, तो हम वर्ड को देखने लगते हैं कि उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, याद ही नहीं किए हैं। हाँ, जहाँ भारत का आ गया अब आप कहेंगे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में।
मगर ये नहीं समझ पाएंगे कि वही उत्तराखंड का राष्ट्रीय पार्क, सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड का है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है आपको। तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं साउथ बटन। साउथ बटन, ये दोस्तों जो साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, ये अंडमान निकोबार के जो ग्रेट निकोबार है, लिटिल अंडमान है, उस पर एक स्थित एक पार्क है। यह भारत का सबसे छोटा पार्क है, जिसका क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 0.03 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? हेमिस हो गया। सबसे छोटा हो गया साउथ बटन। साउथ बटन ये तमिलनाडु में है, अरे सॉरी, अंडमान निकोबार में है। तो साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय पार्क है, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। 0.03 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो लिटिल अंडमान में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं अगर बात करेगा कि संघ शासित राज्यों में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है, तो वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी 9 हैं और मध्य प्रदेश में भी 9 हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न कई प्रकार से पूछता है कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है अंडमान निकोबार में। और दोनों दे देता है कि किसमें सबसे अधिक है, तो आप मध्य प्रदेश में निशान लगाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सेंचुरी अभ्यारण्य यानी अभ्यारण्य भी कई ठो हैं ऐसे, जिसके बारे में कई बार पूछता है और सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। तो दोनों अगर राज्य पूछेगा तो कभी भी आप अंडमान निकोबार नहीं निशान लगाएंगे, आप लगाएंगे मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपको। अब बात समझिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1984 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा, वर्ष 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यूपी के लखीमपुर में है। कहाँ पर है? यूपी के लखीमपुर में। और इसकी स्थापना, जो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, यानी राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, ये कब किया गया? 1977 में, 1977 में। 1977 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, यानी राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। और इसी उद्यान में वर्ष 1984 में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना का शुभारंभ किया गया था। कहाँ? 1984 में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना का शुभारंभ किया गया था, यानी यहाँ पर ला के इसको पुनर्वास किया जाएगा, यानी उसको रहने के लिए छोड़ा जाएगा और उसी पर ये परियोजना शुरू किया जाएगा और गया था 1984 में। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1977 में, ऐसे समझिएगा। और ये भारत के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर और कोई राष्ट्रीय उद्यान है, सिर्फ एक है, वो भी लखीमपुर खीरी में है। क्या है वो? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब आगे बात करते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर कश्मीरी मृग या हंगुल मृग पाए जाते हैं। यानी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर कश्मीरी मृग या हंगुल पाए जाते हैं। हंगुल, कश्मीरी मृग यानी कश्मीरी हिरन को यहाँ पर कश्मीरी हंगुल के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न अभी किसी एग्जाम में आया था, याद नहीं आ रहा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं। अब दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। वही बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर भी, ये भी असम में है। इन दोनों में क्या एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। मानस के बारे में अभी खंड शिक्षा अधिकारी में जो प्रश्न आया था उसमें ये आया था, मानस राष्ट्रीय उद्यान को निशान लगाना है, कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आया दोस्तों। नामदफा के बारे में भी आया दोस्तों, नामदफा भी प्रश्न में आ चुका है अभी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। याद रखिएगा, एशिया का एकमात्र पार्क जहाँ एशियाई शेर पाया जाता है। दोस्तों ये हमारे एशिया का एकमात्र पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर एशियाई शेर पाया जाता है। कौन सा शेर? जिसके गर्दन पर ढेर सारे बाल होते हैं, वही एशियाई शेर है। तो बात समझिए कि एकमात्र देश, यानी एकमात्र देश भारत है जहाँ पर एशियाई शेर पाया जाता है, और एकमात्र जो है राज्य गुजरात है जहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर एशियाई शेर पाया जाता है। तो राज्य पूछेगा तो गुजरात, देश पूछेगा तो भारत, और एशिया, अगर महाद्वीप पूछेगा तो एशिया। इसीलिए एशियाई शेरों का महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी एशिया महाद्वीप को यानी एशियाई शेरों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसको कई प्रकार से प्रश्न पूछता है। अब बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह राजस्थान के भरतपुर में है, या राजस्थान के भरतपुर में है। इसे पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इसे पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें 366 प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं। 366 प्रजातियों की, यानी 366 प्रजातियाँ पाई जाती हैं किसकी? पक्षियों की।
और दोस्तों फूलों की प्रजातियां पाई जाती है 379, इसे फूलों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये सब वर्ड लिख नहीं पाते क्योंकि ज़्यादा कहाँ से लिखेंगे और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, इस वजह से हम इसको आपको शॉर्ट में क्या करते हैं, आपको बताते जाते हैं और लिखवाते भी जाते हैं। दोस्तों फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है 379। यहाँ पर मछलियों की ढेर सारी प्रजातियाँ, सांपों की प्रजातियाँ, छिपकलियों की, उभयचर यानी बत्तख भी पाया जाता है और इसमें आपको सांप भी पाया जाता है। और एक नाम होता है डेढ़हा, जिसको बोलते हैं जो पानी में भी जल और स्थल दोनों पर रहता है, उसको भी पाया जाता है। इसमें बहुत ढेर सारे, सबसे अधिक जो डेढ़हा पाया जाता है वो इसी में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों उभयचर यानी कि बत्तख भी और मेंढक भी, एक विशेष प्रकार के मेंढक भी यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर ये बात करते हैं, राष्ट्रीय भरतपुर राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। इसी को केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है और इसी को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो कहाँ पर ये, राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी में नहीं पूछा है। ऐसा नहीं कि सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मतलब है हर एग्जाम जो आने वाला सब में पूछा जाएगा। लेकिन विशेषता है, क्यों है? क्योंकि यह विश्व का एकमात्र पार्क है यानी उद्यान है जो तैर रहा है, जो तैर रहा है। और किस पर है ये? लोकटक झील पर है, लोकटक झील के अंदर है ये, और ये तैर रहा है। ये पार्क क्या है? तैर रहा है। इस वजह से कई विश्व के कई वैज्ञानिक शोध करने के लिए आए, ये क्यों तैर रहा है, कौन सा स्थल खंड इसके नीचे है कि जो कि ये तैर रहा है लोकटक झील में। नहीं पता लगा पाए, लेकिन पता लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कहाँ पर? ये मणिपुर में है। तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सफ़ेद बाघ यहाँ पाए जाते हैं, और सफ़ेद बाघ आपको कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में, यानी पश्चिम बंगाल में जो बाघ है वहाँ सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। दोनों याद रखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। इसका नाम क्यों पड़ा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? चूंकि दोस्तों श्री राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था वर्ष 1983 में। यानी हमारे देश के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, हमारे देश के प्रथम एवं लास्ट यानी आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपाल यानी चक्रवर्ती गोपालाचारी जी थे, जिनके नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया था। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है और वर्ष 1983 में इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अधिक जैव विविधता वाला अगर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा है कहाँ पर? पूर्वी हिमालय का। और अगर वैसे पूछेगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय कौन से हैं, तो कौन सा होगा? नामदफा होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। और दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय में 7-8 राज्य आते हैं, उनके नाम याद रखिएगा। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, ये सब राज्य इसमें आते हैं। अरुणाचल प्रदेश भी आता है किसमें? पूर्वी हिमालय में, ठीक है ना। तो इसके नाम याद रखिएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ घोषणा वर्ष, यानी किस समय राष्ट्रीय उद्यानों का घोषणा किया गया। दोस्तों उसके बारे में जानते रहिएगा, 2-3-4 चीज़ों के बारे में जानते रहिए, बहुत बार पूछता है। जैसे जिम कॉर्बेट के बारे में, तो जिम यानी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, घोषणा वर्ष किस वर्ष उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो दोस्तों ये जानते रहिएगा, क्यों? चूंकि इसके बारे में कई बार पूछता है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम कब किया, मतलब स्थापित कब किया गया? वर्ष 1936 में। लेकिन भले अगर पूछ ले कि अगर इसके नामकरण कब किया गया, तो 1977 में। कब किया गया दोस्तों? वर्ष 1977 में नामकरण किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसका नामकरण किया गया वर्ष 1955 में। इसका नामकरण किया गया यानी घोषणा वर्ष इसको राष्ट्रीय उद्यान का घोषित किया गया वर्ष 1955 में। वहीं बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने यूपी में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए पूछ जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जब एक है ये, तो बड़ा छोटा क्या हो जाएगा जी? वही तो एक ही होगा ना, तो इसलिए राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। इसकी स्थापना घोषणा वर्ष कब था? वर्ष 1977। अब बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। वर्ष 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 1983 हमने लिख दिया यहाँ पर भी, ठीक है। बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, इसका घोषणा वर्ष 1983। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा जो मैंने बताया है कि जैव विविधता की दृष्टि सबसे बड़ा है पूर्वी हिमालय का। अब बात करते हैं
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसे वर्ष 1974 में घोषित किया गया। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? केरल में है। वर्ष 1980 में इसको घोषणा किया गया राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, दक्षिण भारत में सबसे अधिक जैव विविधता यही साइलेंट वैली में पाई जाती है। दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कहाँ पर? इसी साइलेंट वैली में। ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक साइलेंट जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। कहाँ पर है? केरल में। क्योंकि दोस्तों वहाँ जब चले जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर सूर्य की किरणें भी शायद नीचे नसीब ना होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जो वहाँ पहुँचती है वो इतने ज़्यादा ढेर सारे घने घने वृक्ष हैं वहाँ पर कि उसको रोक लेती हैं, नीचे आने ही नहीं देती हैं। इस वजह जैसे उसके अंदर जाएंगे आपको इतनी शांति महसूस होगी, जैसे अगर ज़रा से भी अगर आप बोलेंगे तो बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। इस वजह से उसे शांत घाटी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत शांत, बाहरी वातावरण के कुछ भी आवाज़ उसमें आ ही नहीं पाती है। यहाँ तक लोग बताते हैं कि उसके ऊपर से अगर कोई जहाज़ जाता है, बाहर जाएंगे तो आपको जहाज़ की आवाज़ समझ में आती है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर जाएंगे तो आवाज़ भी नहीं आ पाती है, इतना ज़्यादा वो मतलब घना है। ठीक है, इसीलिए इसको शांत घाटी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, साइलेंट वैली हो गया। अब बात करते हैं महान हिमालय राष्ट्रीय पार्क। इसे वर्ष 1999 में इसे क्या किया गया? घोषित किया गया राष्ट्रीय पार्क के रूप में। बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, वर्ष 1968 में इसे घोषित किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है, इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य संरक्षित पशु यानी कौन कौन से किसके बारे में पूछता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ गेंडा ही है, गेंडा भी है, हिरन भी है, बत्तख भी है, चीतल भी है, ढेर सारे जीव हैं, भैंसा भी है, ढेर सारे जीव हैं। लेकिन जो मुख्य होता है, जो विशेषता युक्त होता है, जैसे अगर बात की जाए गेंडा यहाँ भी पाया जाएगा, गेंडा यहाँ भी, गेंडा यहाँ, सब जगह गेंडा पाया जाएगा, तो लिखेगा कभी कि गेंडा किसमें पाया जाता है? नहीं, क्योंकि गेंडा हर जगह पाया जाता है। जैसे जंगली सुअर की बात करें तो जंगली सुअर लगभग सभी में पाया जाता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ों के बारे में यहाँ विशेषता बताई जाती है जो स्पेशल हो, जो जैसे एशियाई शेर सिर्फ कहाँ पाया जा रहा है तो उसके बारे में हम विधिवत वहाँ वर्णन किया जा रहा है। या सफ़ेद बाघ सब जगह पाया जाता है, तो क्यों प्रश्न पूछता है? क्योंकि सब जगह पाया जा रहा है। अब बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए, यानी गैंडा पाया जाता है यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? गुजरात में। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शेर? अब मैंने बताया ना, जिसके गले में ढेर सारे बाल होते हैं वो एशियाई शेर है, और वो कहाँ पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया के एकमात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद बाघ यहाँ भी पाए जाते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मुल्ला पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, यहीं पर मुल्ला पेरियार बांध भी है, केरल में है। तो राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी पाया जाता है यहाँ पर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान क्या पाया जाता है? हाथी पाया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, सबसे अधिक हाथियों की संख्या केरल में पाई जाती है, यानी सबसे अधिक हाथी कहाँ पाई जाती है? केरल में, याद रखिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, यह भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे अधिक आपको मिलेगा कहाँ पर? पेरियार में। अब बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है, यहाँ पर भी बाघ की संख्या अधिक यानी बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ विशेष प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इसे पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जब कभी ठंड का दिन आता है तो ये सब पक्षियाँ वहाँ से उड़ के यहाँ पर चली आती है, यानी आपको लगभग दिसंबर, जनवरी या नवंबर के महीने में आपको यहाँ पर राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आपको साइबेरियाई सारस मिलेंगे। और दोस्तों बात करते हैं कि अगर ये साइबेरियाई सारस है क्या, तो रूस का जो पार्ट है, जो एशियाई पार्ट है, उसे साइबेरिया कहा जाता है। उसी साइबेरिया में जो पक्षी होते हैं वो उड़ के यहाँ पर चले आते हैं और वो भी अपना यहाँ निवास स्थान बना लेते हैं। तो यानी वर्तमान समय में भी जाएंगे तब भी आपके यहाँ पर साइबेरियाई सारस मिलेंगे। कहाँ पर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जैसे मैंने बताया आपको, सफ़ेद बाघ यहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ भी पाए जा रहे हैं, सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों भितरकनिका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में है। यहाँ पर सारंग पक्षी पाई जाती है। कौन सी पक्षी? सारंग पक्षी, जिसके बारे में वेदों में और किस में यानी महाभारत में
और पुराणों में इसके बारे में कहा गया है, सारंग पक्षी के बारे में कुछ कहानियाँ प्रचलित है, तो आप लोग देखिएगा इसको कभी। लेकिन आज अभी बात समझिए, जो परीक्षा की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी दृष्टि से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर सिर्फ हम ये कहते हैं कि इसी में राष्ट्रीय उद्यान, इसी में राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र पढ़ा देते हैं, तो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा के समझा तो देते हैं, समझ में तो आ जाता है, लेकिन दोस्तों परीक्षा क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप परीक्षा आप दीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका एग्जाम सही होगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसे रिलेटेड अगर प्रश्न आप देखते रहेंगे तो हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, आप पूछते रहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ये सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसमें आपको कुछ मिलता है जो कि जैसे जितने जैसे 105 हैं तो 105 नहीं याद करना पड़ेगा, 30-35 अगर राष्ट्रीय उद्यानों का नाम जान लेंगे और कहाँ पर है तो उसके बारे में आपको निशान लगाने में आसान रहता है। जैसे अभी खंड शिक्षा अधिकारी चार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है, सिर्फ क्या करना है, निशान लगाना है, ऐसे करके बस ऐसे ऐसे निशान लगाना था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है। तो इससे एक प्रश्न आपका बन जाएगा, लेकिन जब याद रहेगा तब न बनेगा, नहीं याद रहेगा तो कहाँ से बन जाएगा। दोस्तों आगे हम जो बात करेंगे वो जैव विविधता की दृष्टि से, अब वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और इसी तरीके से हमारा साथ दीजिए दोस्तों। आगे चल के हम इसको ऑनलाइन भी चालू करने वाले हैं, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।